आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीएफटी। सीएफटी की फुल फॉर्म होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये होती क्या है? एक्चुअल में कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन भी बोल सकते हैं अपन उनको, उनकी फॉर्मेशन के दो थ्योरीज दे रखी है। एक है वीबीटी और एक है सीएफटी। तो हम वीबीटी का अलग वीडियो में इसमें डाल चुका हूँ और आज हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीएफटी। सीएफटी की फुल फॉर्म होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी को समझने के लिए, कंप्लीट समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं वो पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहला, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय बेथे एंड जॉन। ये साइंटिस्ट थे दो जिन्होंने ये थ्योरी दी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय बेथे एंड जॉन, ठीक है। सेकंड, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड इज 100% आयोनिक। इसका मतलब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि जैसे मैं एक कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ FeCN6 4 नेगेटिव। ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है। तो कॉम्प्लेक्स आयन में जो ये एक अकेला होता है मेटल, उसको तो हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। और इसके ऊपर जो ग्रुप में जुड़े होते हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाले, इनको बोलते हैं लिगेंड। इनको बोलते हैं लिगेंड। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स आयन में एक तो होता है मेटल जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। दूसरे जो ग्रुप होते हैं जो इस सेंट्रल मेटल आयन पे जुड़ते हैं, जो इनको बोलते हैं हम लिगेंड। तो इस सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में कोई ना कोई बॉन्ड जरूर होता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में तो बताया गया है कि इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो सीधी सी बात है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी होगा, ठीक है, क्योंकि विदाउट हाइब्रिडाइजेशन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी इनके बीच में होता है कोवैलेंट बॉन्ड। बट अकॉर्डिंग टू सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि इस सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में केवल और केवल 100% मतलब प्योर आयोनिक बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका हो गया ये कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड इज 100% आयोनिक। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दिस बॉन्ड इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन कैटायन सेंट्रल मेटल एंड एनाइन लिगेंड। ये कहता है कि अब देखिए, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की यानी इस सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में जो आयनिक बॉन्ड है वो क्यों बनता है? क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, कैटाइन फॉर्म करता है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये हमेशा कैटाइन ही फॉर्म करेगा। तो सीधी सी बात है, पॉजिटिव हो गया। और लिगेंड जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, कैटाइन एनाइन भी हो सकते हैं, एनाइन भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। देखिए, दोनों टाइप हो सकते हैं लिगेंड के, कैटाइन एनाइन भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो अगर एनाइन हुआ लिगेंड तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना ही लगना है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। और इसी को अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको अपन आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये लग जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये लिगेंड न्यूट्रल हुआ, जैसे H2O है, NH3 है, तो ये अगर न्यूट्रल लिगेंड हुए तब फिर इनके बीच में कौन सा बॉन्ड लगने वाला है? तो भी आयनिक बॉन्ड ही लगेगा। अब आप सोचेंगे कि सेंट्रल मेटल आयन तो पॉजिटिव है, कैटाइन, लेकिन ये न्यूट्रल है, फिर इनके बीच में आयनिक बॉन्ड कैसे लगेगा? तो इस H2O के न्यूट्रल होने के बाद में भी दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव पोल होता है और एक नेगेटिव पोल होता है। तो इसके नेगेटिव पोल और इस सेंट्रल मेटल आयन, इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है। तो अब देखिए, इसी चीज़ को इस पॉइंट में दिखाया गया है
है कि दिस बॉन्ड इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस बॉन्ड इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन कैटाइन सेंट्रल मेटल आयन एंड एनाइन लिगेंड इन केस ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। अगर लिगेंड न्यूट्रल है, देखिए अभी जैसा कि मैंने आपको समझाया था, इन केस ऑफ द न्यूट्रल लिगेंड द फोर्स विल बिटवीन कैटाइन सेंट्रल मेटल आयन एंड द नेगेटिव पोल ऑफ द न्यूट्रल लिगेंड, नेगेटिव पोल ऑफ द न्यूट्रल लिगेंड, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की कि देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस। सीधी सी बात है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो हाइड्रोजन, अब क्या हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो तब बनता है जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ है ही नहीं, तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है केवल, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती और होता भी नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू this theory the d orbitals of central metal ion are splitted into two energy level। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बात समझने वाली है कि देखिए जब सेंट्रल मेटल आयन जो होता है उसके d ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, ये 5 होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। देर आर द 5 सेंट्रल मेटल आयन जो है इसके d ऑर्बिटल है। और ये d ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपके DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 और DZ2। ये 5 होते हैं। देखिए DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 और DZ2। तो इन सब की एनर्जी अभी सेम होती है। ठीक है, तो सेम एनर्जी, अभी इन सब की एनर्जी सेम होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई लिगेंड, अब ये सेंट्रल मेटल आयन का है, ध्यान रखिएगा, अब कोई लिगेंड अगर इसके ऊपर आता है, इसके पास में आता है, तो उस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और इन d ऑर्बिटल के जो अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, रिपल्शन होने लगता है। तो इस रिपल्शन के कारण क्या होता है कि ये जो 5 d ऑर्बिटल है ना, ये 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है, 2 की एनर्जी तो हो जाएगी ज़्यादा, ठीक है, और 3 की एनर्जी हो जाएगी कम। ठीक है, ये 3 ऐसे हैं जिनकी एनर्जी कम हो गई। अब क्वेश्चन इज दिस कि ये 3 कौन से होते हैं, ये 3 ये वाले होते हैं, DXY, DYZ और DZX। DXY, DYZ, DZX, ये 3 है, इनको T2G के नाम से जाना जाता है और इनकी एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा 2 जो हैं वो ये तो हो जाएंगे T2G। 2 ऐसे हैं DX2Y2 और DZ2। ये 2 d ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनमें रिपल्सन ज़्यादा होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा रिपल्सन होता है तो इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इनको बोलते हैं इजी, और ये होते हैं DX2Y2 और DZ2, है ना। इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है इसलिए इनको ऊपर लिखा जाता है, और इनकी एनर्जी कम होती है इसलिए इनको नीचे लिखा जाता है। और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी इनकी 0 लेवल पे थी, मतलब ये सेंटर में है ना, जो सेंटर है इनका, इस सेंटर को आपके जो है वो कहते हैं बारी सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, बारी सेंटर। ठीक है, तो T2G जो एनर्जी लेवल है 3 ऑर्बिटल, इनकी बारी सेंटर से एनर्जी कम हो जाएगी और EG की जो है एनर्जी बारी सेंटर से ज़्यादा हो जाएगी। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटेशन। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोल दो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब देखिए इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में इन दोनों, इसकी एनर्जी तो कम हो जाएगी 3 की, इनकी एनर्जी हो जाएगी ज़्यादा। इन दोनों के बीच जो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसको
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और इसको डेल्टा से शो करते हैं। किससे? डेल्टा से। तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि जब डी ऑर्बिटल होते हैं, उनके पांचों डी ऑर्बिटल होते हैं, सेंट्रल मेटल आयन के पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। जब लिगेंड इनके नज़दीक आते हैं तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और इन डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है, जिससे इन सब की जो है ना पांचों डी ऑर्बिटल है वो डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट होने का मतलब है दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं, T2G और EG। T2G में DXY, DYZ, DZX आते हैं, इनकी एनर्जी बारी सेंटर से कम हो जाती है। और एक होता है DX2, Y2 और DZ2, इनकी एनर्जी बारी सेंटर से ज़्यादा हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और इन दोनों के जो बीच का एनर्जी का जो डिफरेंस हुआ उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है किस पे डिपेंड करेगी? ये आने वाले जुड़ने वाले लिगेंड के टाइप पर डिपेंड करेगी। इस बेस पे लिगेंड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन कौन से होते हैं? जिन लिगेंड्स में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों में से कोई एक हो या दोनों हो, वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आते हैं। जिनमें कार्बन हो या नाइट्रोजन हो या दोनों हो, वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड में आते हैं। जैसे NH3, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है क्योंकि नाइट्रोजन है इसमें। कार्बोनिल, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है। NO2 नेगेटिव, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन है। CN साइनाइड, इसमें भी कार्बन नाइट्रोजन दोनों ही है, इसलिए ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो कहने का मतलब जिन लिगेंड्स में नाइट्रोजन है या कार्बन है या दोनों हैं, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर होते हैं तो ये जो स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, 1 2 3 4 5। तो इसमें ये ज़्यादा हो जाएगा गैप। देखिए ये T2G और ये EG, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गया डिफरेंस। तो ये कब होगा? जब लिगेंड कैसे हो? स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। ऐसे में जो इलेक्ट्रॉन इनमें से भरे जाएंगे, देखिए जैसे मान लीजिए इसमें सपोज 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन इनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? तो 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन तो इनमें आ गए। अब ये दो बचे इलेक्ट्रॉन, ये इसमें जाएं या इसी में आए, तो इतनी एनर्जी इनके पास होती नहीं है कि इसको क्रॉस करके इसमें जा सके। इसलिए इनका जो है ना यहीं पर ये कपलिंग स्टार्ट कर देंगे, ये इस तरह से। तो इसमें जो है ना एनर्जी इस T2G में भरेंगे, और जब ये कंप्लीटली फिलअप हो जाएगा उसके बाद इसमें भरे जाते हैं। ठीक है, सेकंड हम लेते हैं। सेकंड होता है वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड, अब ये वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं? जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन नहीं हो, या दोनों में से एक भी नहीं हो या दोनों नहीं हो, वो सारे लिगेंड वीक फील्ड होते हैं। जैसे आयोडाइड है, आपके ब्रोमाइड हैं आपके फ्लोराइड है, ठीक है, हाइड्रोक्सो है, ETC। ये सारे जो लिगेंड है वो वीक फील्ड होते हैं। और जब वीक फील्ड लिगेंड होते हैं तो उनमें जो स्प्लिटेशन के कारण जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, इसकी वैल्यू कम हो जाती है। यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम हो जाती है, कम हो जाती है। ये T2G और ये EG, तो देखिए ये कम हो गई। तो इसमें जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है, अब इनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन तो T2G में जाएंगे, फिर 4 एंड 5 इसमें आ जाएंगे, क्योंकि ये इतनी एनर्जी नहीं है कि इसको क्रॉस नहीं कर सके, ये आराम से इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आ जाएंगे। देखिए बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है, दो तरह के कॉम्प्लेक्स के लिए हम इसकी स्टडी करेंगे। एक तो ऑक्टाहेड्रल के लिए और एक टेट्राहेड्रल के लिए।
एक टेट्राहेड्रल के लिए। पहले हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए मैं बता दूं आपको कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये जो डी ऑर्बिटल है, ठीक है, डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, ये जब कोई लिगेंड इसके नज़दीक आएगा तो रिपल्शन के कारण ये दो जो एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाएंगी। तो जो बारी सेंटर है वो इनकी एवरेज एनर्जी है, ठीक है। इस एवरेज एनर्जी से T2G की जो एनर्जी है -0.4 कम हो जाएगी और EG की एनर्जी +0.6 टाइम जो है ये 0.6 ज़्यादा हो जाएगी। और डेल्टा जो है, डेल्टा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। और ये जो ज़ीरो नहीं है, ये O है, O मतलब ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल के सिंबल को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखें कि ये इस तरह का जो स्प्लिटेशन होता है वो ऑक्टाहेड्रल के लिए होता है, ठीक है। ये नीचे की ओर 0.4 और ऊपर की ओर 0.6 है ना। ये प्लस में ज़्यादा है इसलिए प्लस में, ये कम है इसलिए माइनस में। अब अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेके D10 तक हो सकता है, D1 to D10 तक हो सकता है। तो इन सब के अकॉर्डिंग अलग अलग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वाले जो कंपाउंड है उनमें कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जैसे मान लो मैं बात करूं D1 से लेके D3 तक पहले, है ना, जिनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन D1 है, D2 है या D3 है, इन तीन के लिए, तो इन तीन के लिए देखिए बेटा, ये मान लीजिए मैं पहले 1 2 3 4 5 ये तो बना रहा हूँ मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए ये ज़्यादा हो जाएगा गैप। और ये बना रहा हूँ मैं वीक फील्ड के लिए 1 2 3 4 5, ये वीक फील्ड के लिए ये दो, ये EG सॉरी T2G और ये EG, T2G और EG। देखिए अगर हम बात करते हैं D1 की, अगर इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सीधी सी बात है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, ये इसी में जाएगा, पहला T2G में ही फिलअप होगा। और वीक फील्ड होगा तो भी ये T2G में ही फिलअप होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं D2 की, तो ये D2 यानी दो इलेक्ट्रॉन है, तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करें तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें। अगर हम इसकी बात करें, दो इलेक्ट्रॉन D2 इसमें हो तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें दूसरा इसमें, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा, देखो। अगर हम बात करते हैं D3 की, तो तीन इलेक्ट्रॉन अगर है इसमें, तो इसमें पहला इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड में। और वीक फील्ड में अगर तीन इलेक्ट्रॉन है तो वो पहला इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें। तो ये तीन इलेक्ट्रॉन तक तो ये इसी में T2G में ही फिलअप होंगे, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो। यानी कि इसके ऊपर D1 D2 और D3 इन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे लिगेंड जो है वीक फील्ड हो, इनका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह से होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मतलब इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं D4 के लिए। देखिए D4 और D4 के लिए अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड में D4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 एंड 4, है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे 1 2 3, तीन तो इसमें भरेंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा पाएगा क्योंकि ये एनर्जी का गैप ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ इसमें आएगा। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस प्रकार से होगा। और इसमें देखो क्या होगा 1 2 3 एंड 4, तो इसमें 1 2 3 तक कैसे आएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें इजीली आ जाएगा क्योंकि गैप कम है। तो अब देखिए इसमें जो स्ट्रॉन्ग फील्ड में और वीक फील्ड में डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, क्या है ना। अगर हम बात करते हैं D5 की, ये D5 हो जाएगा, ये 5, तो अब इसमें 1 2 3, चौथा इसमें और पांचवा भी इसमें 1 2 3 4 एंड 5, देखिए दोनों में अलग अलग है, दोनों में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो रहा है। D6 की बात करते हैं अगर हम, तो D6 में
ये 1 2 3 4 5 6, अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 और ये 6, और इसमें 1 2 3 4 5, अब जो है कपलिंग शुरू होगी ये 6, तो इसमें भी चेंज है। D7 की बात करें, है ना, तो D7 में देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें 1 2 3 4 5 6 और ये 7th जो इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। इसकी बात करते हैं अगर D7 की, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इनका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग है। D8 में ये आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें फिलअप कैसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए इसमें दोनों सेम है, कोई चेंज नहीं है, तो D8 में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। D9 की बात करते हैं अपन, D9 में एक इलेक्ट्रॉन और आगे बढ़ा दो तो वो आ जाएगा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और इसमें अगर बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, दोनों में सेम है, और D10 में भी दोनों में सेम है। तो कहने का मतलब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10, तो देखिए इन तीन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, इनमें इलेक्ट्रॉन की जो फिलअप होने का तरीका है इस दोनों में सेम होगा। D4 से D7 तक इसमें चेंज आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। D8 D9 D10 इनमें भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, दोनों में सेम रहेगा जैसा कि अभी हमने देखा। अब हम पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखिए इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू -0.4 N(T2G) प्लस 0.6 N(Eg). याद रखिए ये वही है जो मैंने आपको कुछ दिन अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो बार सेंटर होता है, ये बार सेंटर है, इसके नीचे जो है ना ये -0.4 डेल नॉट होती है, और इधर ऊपर की ओर प्लस 0.6 डेल नॉट, ये इनका डिफरेंस होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये बना है कि -0.4 N(T2G), ये इलेक्ट्रॉन, ये इनकी एनर्जी, ठीक है, प्लस 0.6 N(Eg), ये ऊपर 0.6 इनकी एनर्जी और इनकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर N(T2G) जो है, N(T2G) नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको 0.4 से -0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से प्लस में Neg मतलब Eg में जो इलेक्ट्रॉन है उनको 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दोनों को कर देंगे, जोड़ देंगे मतलब, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है D7 मेटल आयन का, और दोनों कंडीशन में अपन इस CFSE को कैलकुलेट करेंगे कि मान लीजिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तब तो इसकी CFSE कितनी होगी, और वीक फील्ड लिगेंड है तब इसकी CFSE कितनी होगी। हम पहले बात करते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, है ना। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए इनमें हम जानते हैं कि डेल नॉट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, यानी T2G और Eg के बीच में जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा होगा। तो क्या होगा कि जैसे 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, हियर इज आर द 7 इलेक्ट्रॉन, इनको कैसे अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे इनमें भरेंगे इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये गैप ज़्यादा है, इसलिए पहले 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाएगा बल्कि यहीं से रिपीट होगा, ये कंप्लीट भरने के बाद इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, ठीक है, ऐसे फिलअप होंगे, ठीक है। और इसी तरह से अगर वीक फील्ड की बात करें तो ये 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें पहले ऐसे भरे जाएंगे 1 2 3, चौथा फिर इसमें आएगा 4 5, और ये कंप्लीट भरने के बाद फिर रिपीटेशन होगा
है ना, पेयरिंग होगी 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से अलग अलग पैटर्न है इनके भरने के। अब देखिए हम इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए इसका फॉर्मूला होता है -0.4 N T2G प्लस 0.6 N EG। तो -0.4 ये N T2G, नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4 2 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है, प्लस 0.6 N EG, नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो यहाँ 1 रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1.8। ठीक है, अब आ जाओ इसमें क्या होगा, -0.4 अपनी जगह है ही, ठीक है, और N T2G कितने हैं, 2 और 2 4 और 1 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 0.6 N EG के कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ये 2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 6 2 जा 12, यानी 1.2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1.8। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अभी तक हम बात कर रहे थे जो था वो था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। इसमें जो इजी ऊपर था, जिनकी एनर्जी ज़्यादा कम थी, वो तो उनकी ज़्यादा हो जाएगी, जिनकी उसमें ज़्यादा थी उनकी कम हो जाएगी। उसका जस्ट अपोजिट है। तो ये देखिए -0.6 नीचे आ गया, ऊपर आ जाएगा 0.4। ये दो इजी नीचे आ गए, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी और इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी बस। और इसमें डेल्टा जो है वो तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, टी जो है फॉर द टेट्राहेड्रल, तो ये तो बारी सेंटर है ही, और ये डेल्टा टी से दिखाते हैं, उसमें डेल्टा ओ से शो करते थे ऑक्टाहेड्रल, इसमें डेल्टा टी से करेंगे टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डी ऑर्बिटल इनटू द प्रेजेंस ऑफ वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में देखिए बस वो डिस्ट्रीब्यूशन तो वैसे होगा, पहले इनमें फिर इनमें। तो जैसे अपन D7 की बात करते हैं अपन, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें पहले 1 2, अब चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें भरने के बजाय इसी में भरेंगे, क्योंकि इतना गैप नहीं है चौथे इलेक्ट्रॉन के पास कि उसमें से इसमें आ जाए। तो 1 2 3 4, अब दोनों भर गए तो फिर पांचवा इलेक्ट्रॉन के लिए ऑप्शन ही नहीं है, वो इसी में आएगा। तो 5 6 7, अब इसमें बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें देखिए 1 2, अब तीसरे इलेक्ट्रॉन के पास ये एनर्जी गैप ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसमें आएगा 3 4 5, ये कंप्लीट फिलअप हो गए तो पेयरिंग स्टार्ट होगी 6 7। तो देखिए इसमें और इसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। अब लास्ट में हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की एप्लीकेशंस। देखिए, दिस थ्योरी हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इस थ्योरी से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी, कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होता है, और जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, तो वो डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, वो कैसे होता है अपन उसका भी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दिस थ्योरी हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। सेकंड, द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन द ऑर्बिटल्स डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो CFSE है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और एक पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी को पाई से डिनोट करते हैं। ये क्या होती है कि जब किसी ऑर्बिटल में जैसे एक इलेक्ट्रॉन ही हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में पेयर अगर बनाएगा, तो एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो रिपेल करेंगे, फिर भी इनको इसके अंदर रखना है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इस एनर्जी को पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं और ये रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ये पेयरिंग एनर्जी। अब हम बात करते हैं, देखिए जैसे इसको मैं समझा रहा हूँ आपको कि केस फर्स्ट, इसके दो केस हो सकते हैं, या तो इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा हो या इसकी वैल्यू इससे कम हो। तो देखिए, इफ डेल्टा नॉट मोर देन पाई, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से अगर ज़्यादा हो, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा कब होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म पेयर इन T2G। अगर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन
जो है T2G में ही पेयरिंग स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तभी ये केस बनेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर हुआ तो इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी पाई से, यानी पेयरिंग से। और ऐसी कंडीशन कब होगी? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी कि ये देखिए, इसको मैं बता रहा हूँ FeCN6 4 नेगेटिव, इस कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल से। इसमें CN6 जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। लिगेंड कौन है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। और इसमें H2O6, इसमें H2O जो लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है ना। इन दोनों के लिए अपन कम करते हैं। तो पहली कंडीशन ये है, इसके लिए ये एग्जांपल, दूसरी कंडीशन का एग्जांपल ये। तो इसकी हम बात करते हैं पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए। देखिए, अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो सीधी सी बात है, इसमें डेल्टा नॉट जो है यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है पाई पेयरिंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी से ज़्यादा है। तो ये गैप ज़्यादा होगा तो इसमें क्या होगा? 1 2 3, इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होता है D6। Fe2+ आयन जो है उसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन D6 होगा। और ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे 1 2 3, चौथा इसमें नहीं जाएगा, 5 4 5 6, ये बन गया। तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नो वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो डायमैग्नेटिक होगी। अब हम बात करते हैं सेकंड, व्हेन डेल्टा नॉट इज लेस देन पाई, इलेक्ट्रॉन रिमेन अनपेयर्ड। अगर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे। कैसे? क्योंकि ये कंडीशन कब बनेगी? वीक फील्ड लिगेंड। क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लेस कब होगी? जब वीक फील्ड लिगेंड हो, यानी कि H2O। अब ये इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन तो वही रहना है Fe का, Fe2+ का। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1 2 3, चौथा इसमें आएगा 4 5 और ये 6। इसमें देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 4 है। सो कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक। तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टी जो हो जाएगी वो पैरामैग्नेटिक होगी। और अब मैं आपको बता दूं बेटा कि इस जो वीडियो के लिंक में नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आप खोलेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलिए, उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। तो वो आपको एज ए होमवर्क मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप अगर होमवर्क करेंगे, इस पूरे टॉपिक को पढ़ के होमवर्क करेंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस बनेगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो ज़रूर सॉल्व करें।